तो सर्वप्रथम मैं योगी जी से ही आरंभ करना चाहूँगा, क्यों उसके बाद फिर बिहार चुनाव पे चलेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। ये लीजिए। हम लोगों ने जब पहला दीपोत्सव किया था अयोध्या, उसके अगल बगल के जनपदों में हमें केवल 51,000 मिट्टी के दीप मिल पाए थे, 51,000। और आपने देखा होगा परसों हम लोगों ने अयोध्या में 26,17,000 दीप प्रज्वलित किए हैं। 26,17,000 दीप प्रज्वलित किए हैं अकेले अयोध्या में। पूरे प्रदेश के अंदर जो मेरे पास आंकड़े आए थे कि उस दिन 1,51,00,000 दीप अलग अलग स्थानों पर प्रज्वलित हुए थे। यानी ये वही प्रदेश है। और समाजवादी पार्टी को इसमें भी परेशानी थी। आपने देखा होगा उन्होंने कहा यह दीप जलाने की आवश्यकता क्या है। प्रश्न देखिए आप, उन्होंने कहा इससे अच्छा मोमबत्ती जला लेते, इसकी आवश्यकता क्या है। यानी वो अन्नदाता किसान का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जो तेल आएगा वो किसान के पास से तो आएगा। मिट्टी का बर्तन जो बना रहा है हमारा कुमार और प्रजापति समुदाय का व्यक्ति बना रहा है। हमने उस प्रजापति समुदाय के बंधु के लिए भी व्यवस्था की है कि अप्रैल से जून तक हर तालाब की मिट्टी को निकाल करके लेके जाए, फ्री में मिट्टी के बर्तन बनाए। सोलर चाक या फिर इलेक्ट्रिक चाक उन्हें प्रदान किया गया, ट्रेनिंग दी गई। तो बहुत सारे लोगों को दुख दर्द जो है वो हो रहा है कि वेस्टेज है फलाना ढिमका, जबकि इसकी पूरी मतलब आर्थिक क्षमता वो नहीं देख रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे मनरेगा स्कीम ही है, ठीक है, पहले गैप्स थे वो प्लग किए गए, परंतु लोगों के हाथ में कुछ पैसा जा रहा है। हाँ, गांव की इकॉनमी पे इसका असर पड़ा है। लोग जो है काम करना नहीं चाह रहे हैं। उनके हाथ के जो काम थे उनकी जगह वो हार्वेस्टर ने ले ली, तरह तरह की चीज़ें, वो एक अलग विषय है। परंतु मूलतः जो उद्देश्य था कि ग्रामीण लोगों के हाथ में कुछ पैसे आए जो खर्च करें और इकोनॉमिक फ्लो जो है वो बना रहे मार्केट में, जो भी वो थोड़ा बहुत ही खरीद रहे, और भी तरह की चीज़ें जो उनको एड करने के लिए उनके जीवन के लिए बनाई गई। अब जब हम दीपोत्सव की बात करते हैं तो जब आपसे कोई वामपंथी इसी तरह से पूछ देगा ना, या जैसे कोई बकलोल जो है रावण टाइप का, वो बोल देगा कि मंदिर से नौकरी आती है क्या, मंदिर जॉब देगा। बिल्कुल जॉब देगा मंदिर। मंदिर ऐसा नहीं है कि कहीं बना हुआ है उसको उठा करके लाया और धप्प से रख दिया। मंदिर अपने आप में एक तो इतना वृहद है, विहंगम है, तो 2-3 वर्ष उसको बनने में लगेंगे। उसमें तरह तरह के जॉब्स जनरेट होते हैं। ठीक है, 2-3 वर्ष तो मैं कम ही बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है कि मंदिर के रखरखाव के लिए लोग चाहिए, उससे जॉब जनरेट होगा। मंदिर के पास जब पैसे आएंगे तो स्कूल खोलेगा, वो कॉलेज खोलेगा, वो हॉस्पिटल चैरिटेबल खोलेगा, तो उससे जॉब जनरेट नहीं होगा। लोग जो आ रहे हैं, जो पहले सीमित संख्या में आते थे, कोई कॉरिडोर नहीं होता था, तो वहाँ लोग जा रहे हैं। पहले हजारों की संख्या में जाते थे, अब वो संख्या लाख और करोड़ में टच कर रही है। मतलब एक दिन में भी एक समय ऐसा आया, लग रहा था कुंभ के आसपास, जब करोड़ लोग जो उधर पहुंच रहे थे। तो यह क्या है? वो तो ऐसा है ना कि पैदल जाएंगे, गाड़ी का प्रयोग करेंगे, सड़क पे टोल देंगे, वो लोग रुकेंगे, होटल इंडस्ट्री है उसको फायदा हो रहा। ये सतत है, होटल ओवर कैपेसिटी ही रन कर रहे हैं आज के डेट में। पूजा का सामान, फूल, दीपक, बत्ती, ये कहाँ से आ रहा है? चीन से नहीं आ रहा है, अगरबत्ती यहीं बन रही है। हॉर्टिकल्चर जो है वो यहीं पे लोग जो है फूल वूल उसकी पैदावार हो रही है। वो किसी को बोला हुआ है कि इस क्षेत्र से फूल जो है सोर्स किया जाएगा, यहाँ से फलाना, जो भी चीज़ें होती हैं। और वो कौन कर रहा है? वो कोई नोएडा के टावर में बैठा हुआ और गुड़गांव के कैमेलियाज में बैठा हुआ आदमी नहीं कर रहा, वो गरीब समुदाय का ही व्यक्ति कर रहा है। तो पूरी की पूरी एक अर्थव्यवस्था एक मंदिर के अराउंड थ्राइव करती है, जो हजारों करोड़ की होती है। हजार नहीं, हजारों करोड़ की।
और वो दिन दूना रात चौगुना वो बढ़ता ही रहेगा। फिर उससे जो भी मंदिर को जो दान पात्र के माध्यम से अन्य माध्यम से हो या सरकार को जो रेवेन्यू आता है, गवर्नमेंट उस पैसे से और भी चीजें कर सकती है। 10 रुपया लगा करके 20, 25, 50 आप पाते हो, ये इकोनॉमी। उसी तरह जब दीपोत्सव होता है तो मिट्टी का दिया कोई बना रहा है, उसके यहाँ और लोग काम कर रहे हैं। यहाँ बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, कुम्हार बना रहा है, प्रजापति बना रहा है या मुसलमान बना रहा है, कोई तो बना रहा है, किसी के हाथ में पैसे जा रहे हैं। तेल कोई सरसों की पैदावार कहीं पे उगाया जा रहा है, सरसों उसकी पेराई हो रही है किसी मिल में, वहाँ से लाया जा रहा है, पैकेजिंग हो रहा है, सरकार खरीद रही है। अब उनको पता है कि हमें फलाने समय पे इतना तेल हमारा बिकेगा। 51,000 दीपक नहीं मिल रहे थे और अब 1 करोड़ से अधिक दीपक जो है वो बिक रहे हैं। वो कौन आ रहा है? कहा तो किसी के हाथ में पैसा तो जा रहा है ना। इससे घृणा नहीं हो, अब मोमबत्ती ले लो। मोमबत्ती भी ठीक है, परंतु मोमबत्ती कहां से आ रहा है? मोमबत्ती क्या वहीं उत्तर प्रदेश में ही बन रहा है? मोमबत्ती का पर्पस क्या होता है? क्या दीपक वही पर्पस सॉल्व करता है? मतलब मोमबत्ती और दीपक क्या समान है? एक का धार्मिक महत्व क्या है, दूसरे का क्या है? तरह तरह की चीजें हैं। कोई कह देगा कि लड़ी लगा दो और उसके बाद समेट लेना, फिर अगले वर्ष करना, तो लड़ी एक बार खरीदी जाएगी। तो ये पूरी जो एक वित्तीय अर्थचक्र जो है ये विकसित हो रहा है, और ये एक बार का नहीं है, ये बार बार होगा। उससे उसी को समस्या होगी जो जिसे अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है, जो हिंदुओं से एक्टिवली, मतलब एक्टिवली नहीं, प्रोएक्टिवली घृणा करता है कि अच्छा अब आ रहा है, अब हमें जो है उल्टा सीधा कुछ बोलना चाहिए। और ऐसे लोगों को सही में नाम लेकर के इन्हें कॉल आउट करना बहुत ही आवश्यक है। और जब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना हमने लागू की, तो मैंने कहा कि गोरखपुर में औरंगाबाद का टेराकोटा को जोड़ लो, थोड़ा प्रजापति समुदाय के लोगों को इसी बहाने सम्मान मिल जाए। अखिलेश यादव ने कभी इनकी पीड़ा को समझा होता ना, तो इतना बचकाना बयान नहीं देते। और इसीलिए कहते हैं, इसी के लिए कहा गया है ना कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है। बुद्धि नहीं मिलती है, उसके लिए प्रयास करना होता है। और कुछ लोगों की आदत होती है, उनके जीवन भर उनका बचपना नहीं जाता है, उस प्रकार की हरकतें वे कर ही देंगे, और यही हरकत वे आज भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा दीप जलाने की आवश्यकता क्या है, यानी उनको दीपावली से नफरत है। यानी अब तक तो हम सोचते थे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि से और हिंदू तीर्थों से ही इनको नफरत होगी। आप याद करिए, जब हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं सेफाई में दुर्योधन की मूर्ति लगाऊंगा। मैंने कहा कंस की भी लगा दीजिए भाई, हम तो भगवान कृष्ण की मथुरा को और वृंदावन को सजाएंगे, संवारेंगे, क्योंकि भाई हम लोगों के संस्कार है, ये हमारे संस्कार है। ये आपको कंस और दुर्योधन प्यारे हैं, आप उनकी लगाइए, ठीक बात है। और यही बात उन्होंने इस बार यहां पर भी कही दीपावली के अवसर पर। यानी वे रामद्रोही ही नहीं है, कृष्ण द्रोही भी हैं और सनातन पर्व और त्योहारों के द्रोही भी हैं। योगी जी ने जो बोलना था वो तो बोल ही दिया, पर सही में जितने डायनास्ट हैं जो बोल रहे हैं ना कि गद्दी मिल जाएगी, बुद्धि नहीं मिलेगी, कई बार क्या होता है कि यार तुमको वस्तु स्थिति क्या है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, वो समझ में आना चाहिए। एक चुनाव जब तुम हारते हो तो तुम्हें 5 वर्ष का तुम्हारा उसमें परिश्रम है, और डेसिमेट हो गए, तुम 325 सीटें आ गई भाजपा। अगले बार फिर 273 सीटें उन्हें आ गई। 10 वर्ष में मतलब कुछ सीखा नहीं तुमने। 2014 से लोकसभा तुम देख लो, 19 लोकसभा देख लो, तुम कुछ सीख नहीं पा रहे हो कि किस तरह की चीजें काम करती हैं, किस तरह की चीजें काम नहीं करती। और यदि तुम इतने मूर्ख राजनेता हो कि तुम्हें 2024 के लोकसभा से लग रहा हो कि हमें कुछ नहीं करना है एंड वी आर गोइंग टू रिपीट दैट, तो तुम्हें महाराष्ट्र को देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या हुआ, तुम्हें हरियाणा को देखना चाहिए वहाँ पे क्या हुआ,
तुम्हें मध्य प्रदेश को देखना चाहिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था और लोकसभा में 29 की 29 सीटें क्यों गई। किसी भी नेता के लिए या किसी भी जो भी व्यक्ति इस तरह के कार्य क्षेत्र में जो कैंपेन प्लान कर रहा है, जो स्ट्रेटेजिस्ट है, कुछ भी है, एक एक स्टेट और एक एक कॉन्स्टिट्युएंसी न केवल वो भौगोलिक और धरातली रूप में एक केस स्टडी होती है, बल्कि बिहेवियरल चेंज, सेंटिमेंट एनालिसिस, क्या है, लोग किस बात पे कैसे रिएक्ट करते हैं, एंड यू हैव प्लेथोरा ऑफ टूल्स कि आप उसको जज कर सको कि लोग क्या बात कर रहे हैं। एजेंसीज आपको वही इंफॉर्मेशन, वही सूचनाएं, वही आंकड़े इकट्ठा करके देती है कि आपको क्या बोलना चाहिए। पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है कि इट इज जस्ट अबाउट गोइंग आउट इन द ओपन स्पीकिंग फ्यू लाइन्स। नहीं, रैलियों से खाली होता तो उत्तर प्रदेश में रैली बहुत की भाजपा ने, इट कुड नॉट कन्वर्ट और रिपीट इट्स 2019 और 2014 परफॉर्मेंस। व्हाई? योजनाएं तो और भी अधिक बनाई थी, सब कर रहे थे, क्यों नहीं किया? क्योंकि राजनीति में केवल एक कंपोनेंट होता है रैली, एक कंपोनेंट योजनाएं होती हैं जो निर्धनोन्मुखी हैं, जन कल्याण को लेकर के हैं। एक कंपोनेंट ये भी होता है कि आप क्या बोल रहे हो और जनता की एक सामूहिक भावना वो क्या है। पॉलिटिक्स में यू कैनॉट स्पीक अबाउट कि ये जो है मेजॉरिटी अपीजमेंट हो रहा है, मेजॉरिटेरियनिज्म हो रहा है। भाई बाय डेफिनेशन डेमोक्रेसी में वही होता ही है। अगर तुम उनकी भावनाओं को नहीं पढ़ पा रहे हो, दे विल थ्रो यू आउट। माइनॉरिटी अपीजमेंट या फ्रैक्शनल अपीजमेंट, ये जितना तुष्टिकरण जातिगत हो या फिर मजहबी हो, ये तब होता है जब कुछ पार्टियों को लगता है कि ये वाला हमारा सॉर्टेड आउट है, लेट्स मूव ऑन टू टारगेटिंग द अदर ग्रुप्स जो हमारे साथ नहीं है। वैसे लोग करते हैं। एक होता है कि आप न्यूट्रल रह रहे हो कि नहीं भाई हमें जो है हमें नहीं लेना देना। दूसरा होता है कि आप मेजॉरिटी को टारगेट करने लगते हो। अखिलेश यादव में, राहुल गांधी में, तेजस्वी में, स्टालिन में, ये जितना अभी जो सेकेंड जनरेशन वाले, थर्ड जनरेशन वाले नेता हैं, राहुल गांधी तो फोर्थ जनरेशन हो जाए, सब में आप देखो अभी पता नहीं इनको किसने ये पट्टी पढ़ा दी है कि भाई आप टारगेट करो, टारगेट हिंदुओं को टारगेट करो, हिंदुओं को टारगेट करो, ठीक है, मुसलमान कंसोलिडेट हो जाएगा तुम्हारा, परंतु तुम हिंदुओं में जो तुम्हारे भी लोग हैं ना, जो पॉलिटिकल नहीं है उस तरह से, जो नॉर्मली कि अच्छा यादव है तो हम वोट दे देंगे, ऐसा करके देते हैं, वो छिटकने लगते हैं। यदि नहीं छिटकते तो इसकी दुर्गति ऐसी नहीं होती, या राहुल गांधी की दुर्गति ऐसी नहीं होती। 55 से 99 जाना सदगति नहीं है, नहीं है। जो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनको पता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए 99 सीट्स इज नॉट अ गुड थिंग, और पता नहीं इसको क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं। इस कारण से इनको क्या है कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बैठ करके प्रोज और कॉन्स जो हम विष्ठा करते हैं मौखिक, उसका एक बनाना चाहिए लिस्ट, और उस पर टिक मारो या नंबर्स दो कि इस पे कितना क्या कैसे हुआ। सोशल मीडिया पे तुम जो है मतलब देखिए कितना बिखराव है कि उसके नंबर्स को तुम प्रोजेक्ट करते हो कि अरे पॉपुलर है हमारे राहुल गांधी जीतने, वो कोलंबिया में जाकर बोलता है इट्स ऑल फ्लफ। तो उसको भी पता है ना, इतना बड़ा मूर्ख है फिर भी उसको पता है। तो मेरा यही कहना है कि विपक्ष को, जब आप भाजपा को चुनावी जगरनॉट बोलते हैं ना कि वो जो है पॉलिटिकल इलेक्शन विनिंग मशीन है, क्यों है? क्योंकि वो पॉलिटिक्स को एक ऑर्गेनाइज्ड जॉब की तरह देखती है कि सुसंगठित एक तंत्र है और हमें यहाँ पे एक सिस्टम खराब हो रहा है, उसको हमको रिप्लेस करना है।
ये हमें साधना, इसके लिए हम ये करेंगे, वो मैक्रो लेवल पे जाके भी वो सारा काम जो है वो करते हैं और माइक्रो पे भी करते हैं। इस कारण वो इतने सफल होते जा रहे हैं। और तुम्हारी पार्टी कहीं सत्ता में नहीं है, दूसरे की पार्टी 3 जगह सत्ता में है, तीसरे की पार्टी बीच में आती है सत्ता में, फिर चली जाती। ये स्थिति इसी कारण है। और वहीं आप देखो कि आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने जो ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट किया, या ये जो भी समुदाय, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा था, जिसको आज हम दलित बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों शूद्र जो वर्ण के होते थे वही करते थे। जितना हाथ का काम है, कारीगरी, बुनकरी, लोहा का काम, मतलब बांस की टोकरी बनाना, लकड़ी का काम, हर तरह का, कुम्हार हो गए, बढ़ई हो गई, ये कौन कर रहा है, उनका वर्ण क्या था। और यही अभी एक दलित वोटर बेस बन के निकला है। इनको आप एम्पावर कर रहे हो। आपको आइडिया नहीं है कि सरकार एक एक व्यक्ति को जिसका टर्नओवर ठीक ठाक हो 2-2 करोड़ टाइप का लोन दिलवा रही है। वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, उसका डिमांड इतना अधिक है। वो पीतल का जो काम करता था एक का, वो संभवतः मुस्लिम ही था, वो बंदा जो लोटा ओबामा को दिया गया था, कोई एक प्यारे लाल मौर्य है, उनका आप देखो पंजादरी का संभवतः काम करते हैं। ये लोग हैं, कैसे इनेबल हुए। इन सब को थोड़े बहुत फंड की आवश्यकता थी, थोड़ा बहुत प्रोत्साहन का, और एक मार्केट से कनेक्ट करने की चीज़ थी, और वो ODOP के माध्यम से किया। यही अखिलेश यादव जो PDA की बातें करता है, उसके पास इन 3 अक्षरों के अलावा उस समुदाय को देने के लिए कुछ भी नहीं है कि हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। क्या लड़ रहे हो तुम? इलेक्ट्रिक चाक कौन दे रहा है? योगी आदित्यनाथ। तुम तब लड़ते जब बोलते कि नहीं इतने से क्या होगा, आप एक आदमी के घर में 3 चाक दीजिए। ये हुआ कि तुम लड़ाई की बात कर रहे हो। तुम यहां पे इफेक्टिवली बोल रहे हो कुम्हारों को दिया बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, फैक्ट्री से मोमबत्ती बन के आ जाएगी। हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो ठीक है, उसमें फैक्ट्री जाते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, उसके बाद कंजम्पशन होता है उसी हिसाब से। परंतु भारत जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी में, जहाँ पे आपको एक वेलफेयर स्टेट है, उसको जो अंत्योदय की बात होती है कि अंतिम सीढ़ी पे जो व्यक्ति खड़ा है उसके भी उदय और उत्थान की बात करनी हो, उसके लिए किस तरह की योजनाएं आएंगी, आपको वहाँ भी देखना होता है। और आपको जो आपके वेल्थ क्रिएटर्स हैं, या आपका जो टॉप क्लास है 10% जो है, जो अधिक मूल्य की वस्तुएं जिसको चाहिए, या फिर एक राइजिंग मिडिल क्लास है जिसके डिमांड्स बढ़ रहे हैं, तो उसको फैक्ट्री से ये करना है। परंतु आपको निर्धनों के हाथ में भी धन देना होगा। और धन ये नहीं कि तू ले पैसा, नहीं, उसके हाथ में धन दीजिए, 2 रुपया दीजिए, बोले कि तू इससे 4 बना, अपने बाल बच्चों को पढ़ा, आशाएं दो उन्हें, और फिर वो स्वावलंबी बन के उन्हें अपने कार्य में, यदि उसको एक तरह से कह लो इंटर्नशिप कर रहा है अपने घर में, यदि उसकी इच्छा है कि वो वही काम करे तो बढ़िया, नहीं तो पढ़ा और लिखा वो आगे कोई और काम करेगा। आज तुम मिट्टी का दिया बना रहे हो, तुम्हारा बेटा मान लो मैनेजमेंट करके आता है, वो पढ़ता है, इस बिजनेस को समझता है, वो स्केल अप करेगा। बोले आप खाली यहीं क्यों, हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी बनाएंगे, हम डिज़ाइनर बनाएंगे, हम अलग तरह से कुछ नए मार्केट हम देंगे। हम इसे मान लो ऑस्ट्रेलिया में, UK में, जहाँ इंडियन कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे हमें एक्सपोर्ट करना है। हम बताएंगे किस मिट्टी से बना है, कैसे बना, पूरा एक प्रोसेस। तो वो जब तक आप नहीं कर रहे हो तो फिर PD और A जो है ये फर्जी बातें हो जाती हैं। वही P से जो है कुछ, D से डिम्पल, A से अखिलेश, यही तुम पढ़ा रहे हो ना, यही तुम पढ़ा रहे हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट बना करके जाति जाति के बीच में वैमनस्यता और विषवमन करने की एक नई दुष्प्रवृत्ति प्रारंभ हुई है। कौन इसके प्रति सतर्क करेगा? समाज को इसके प्रति कौन जागरूक करेगा? एक और सनातन धर्म से जुड़े हुए पर्व और त्योहारों के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां, भारत के आराध्य देवों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां, भारत के महापुरुषों को जातीय आधार पर विभाजन की कुत्सित चेष्टा, और दूसरी ओर देश के अंदर लव जिहाद,
और धर्मांतरण जैसी कुत्सित समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कैसे प्रश्रय दिया जा रहा है, हम आज भी उसको देखने और समझने में थोड़ा सा अभी भी कोताही बरत रहे हैं। याद रखना, कालनेमी, ताड़का और शूर्पणखा, ये तीन जो पात्र हैं रामायण कालखंड के, इनकी प्रासंगिकता समाज तोड़ने के बारे में वह हर युग में रही है और वह हर युग में उस रूप में अपनी मौजूदगी से अपने षड्यंत्रों को अंजाम देने के लिए तैयार करते रहे। हाँ, तो आज के काल में तो बिल्कुल अखिलेश भाई को जाता ही टेक्स द केक। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है, मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं बहुत चक था, एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं 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 एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कतापूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन यह भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए। अब ये जो है लंबे समय से बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए थे और अंततः उत्तर प्रदेश में जो है वो प्रतिबंधित हुआ कि भाई हम यहाँ पे हलाल नहीं बेचने देंगे। क्योंकि हलाल जिन लोगों को नहीं पता, हालांकि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, पर हलाल तो चलो एक मीट में होता है कि हमें इस तरह से खाना है, रेत रेत करके तरपा तरपा के मारेंगे, जो भी है उसका साइंटिफिक लॉजिक भी वो अपना देते हैं, ठीक है आपको जैसा खाना है आप खाओ। उसके बाद हुआ कि नहीं हलाल जो है, अब मेरा चश्मा भी हलाल है। अब जो है ये जैसे माचिस बोला उन्होंने कि हलाल कैसे आप रगड़ते रह जाओ कभी जले, वो तो झटके से ही जलेगा। हर चीज़ हलाल है। कैसे है? अब हलाल का एक तंत्र होता है दो तरह से। एक है कि जो चीज़ कहीं से उगाई गई वहाँ से लेकर के पैकेजिंग और लेबलिंग तक, मान लीजिए कि हलाल आटा क्या है, किसान मुसलमान, उससे हमने आटा सोर्स किया, पिसाई जहाँ पे हुई है, मतलब गेहूं लिया फिर पिसाई हुई आटा बना, वो मुसलमान होगा, वो मिल वाला। पैकेजिंग जहाँ पे हुआ वो मुसलमान होगा। जो ठप्पा मार रहा है उस आटे के बोरी पे, शरबती आटा या जो भी आटा होता है वो मुसलमान। और फिर जो शॉप में पहुंच रहा है अंततः उसमें वो हलाल सर्टिफिकेशन लगा। एक ये है हलाल तंत्र, जिसमें इफेक्टिवली नॉन मुस्लिम्स को बाहर कर दिया जाता है पूरे तंत्र से कि तुम पैसा नहीं कमा सकते, तुम इसमें नहीं आ सकते। ये मुसलमानों का एक्सक्लूसिव है। दूसरा तरीका क्या होता है कि ठीक है पतंजलि आयुर्वेद वाले बना रहे हैं, तुम्हें बेचना है सामान, हम हलाल सर्टिफिकेशन देंगे ताकि मुसलमान भी तुम्हारा सामान खरीदे, और वो खाली आपको एक ठप्पा दे देगा कि ये हलाल सर्टिफिकेशन है, ये मुसलमान जो कंज्यूम कर सकता है। उसमें हो सकता है कि लेबलिंग फलाना ढिमका ना हो, या फिर वो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी सुनिश्चित करती हो कि पतंजलि का उत्पाद या किसी फॉर दैट मैटर एनीबडी, कोई मान लो आलू चिप्स कोई बना रहा है तो उस उत्पाद में वो सुनिश्चित करेगा कि क्या आप जहाँ सोर्स कर रहे हैं उसमें मुसलमान है, काम करने वाला मुसलमान है, वो करने के बाद वो देगा। नहीं आप पास तो आपको एक फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि उनको भी फर्क नहीं पड़ता है कि आलू हलाल है या नहीं। उनको केवल वही 25,000 करोड़ की जो अर्थव्यवस्था है, और ये तो ऐसे ही कहा जा रहा है कि है, हैसियत हो सकता है इससे और बड़ी हो,
मतलब वो एक जगह मैं देख रहा था 1 या 2 ट्रिलियन डॉलर का हलाल इकॉनमी वैश्विक मार्केट है इस तरह से। अब वहां पे वो आपको ठप्पा जो देगा, खुद ही बने बैठे हैं कि मैं हलाल सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हूं, एक एनजीओ है, रजिस्टर करवा लिया, और वो पैसे लेकर के कंपनियों के प्रोडक्ट पे अपना ठप्पा लगाने की अनुमति देता है। इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, सरकारी ये नहीं है, ये सारा कुछ जो है ये एक तंत्र है कि हम हिंदुओं से कैसे पैसा खींचे और फिर वो ज़कात के माध्यम से जिहाद में लगता है, अन्य तरह की चीज़ें, टेरर फाइनेंसिंग, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। वही सारी संस्थाएं जो है इन सब तरह की चीज़ों में लगी हुई, और वो फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि आप कभी नहीं देखोगे, चिप्स खरीदोगे तो आप देखोगे इस पे हलाल सर्टिफाइड है या नहीं है। आप चिप्स खरीदते हो जो आप सदैव ही खरीदते रहे हो, आपको लेज पसंद है, आपको कोई भी कुरकुरे पसंद है, जो भी पसंद है आपको, आप ले लेते हो। यू नेवर सर्च किए क्या है, हलाल सर्टिफाइड है क्या, नहीं देखते हैं आप, उसका लाभ लिया जाता है। और चूंकि उसके लिए पर पैकेट वो कंपनी सालाना कुछ पैसे पे करती है, तो वो आपसे ही वो मूल्य वसूला जाता है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि हिंदू अपने हत्या का षड्यंत्र या अपने हत्या के लिए जो बम बनाया जा रहा है, उसके बारूद का पैसा मुसलमानों को दे रहा है हलाल सिस्टम के तहत। उत्तर प्रदेश में ये बैन हुआ। इनफैक्ट इसको नेशन वाइड बैन करना चाहिए कि ऐसी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है कैसे, ये चल कैसे रहा, ये बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। इस पर कोई बढ़िया सा निर्मला सीतारमण जी या अन्य लोग जो भी हैं वो लेकर के आए। जब अयोध्या धाम में 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला विराजमान होने के उपरांत उस दिन समाज के अलग अलग नेतृत्व वर्ग ने अयोध्या धाम में दर्शन किया था, रामलला का दर्शन किया था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मुझे देखने को मिली थी, देश और दुनिया से आया हुआ व्यक्ति जो आता था, कोई जमीन को चूमता था, कोई पिलर को पकड़ता था, किसी की आंखों से आंसू आ रहे हैं। हम पूछते थे आंखों से आंसू क्यों? मैं इसलिए पूछता था, ऐसा तो नहीं कि किसी ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया हो या कोई अन्य घटना इनके साथ घटित हो गया हो। उन्होंने कहा साहब एक खुशी के आंसू है, हम कभी सोचते भी नहीं थे ये हो पाएगा, ये हो गया है, इसलिए खुशी के आंसू हैं कि हम भी रामलला के दर्शन कर पा रहे हैं। 500 वर्षों की किसी पीढ़ी ने, कई पीढ़ियां आई गई, लेकिन कोई दर्शन नहीं कर पाया, आस लगा करके चले गए। लेकिन ये हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि हमें अवसर प्राप्त हुआ है। अगर उन भावनाओं को समझने का कार्य कांग्रेस ने किया होता, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम एक मिथक हैं, कृष्ण एक मिथक हैं, यानी एक काल्पनिक पात्र मान करके इन्होंने उस समय हिंदू आस्था को अपमानित करने का काम किया था। और समाजवादी पार्टी तो अपनी कृतियों के लिए जीवन में कभी भी कोई भी इसे राम भक्त उसे माफ नहीं कर सकता। किस निर्ममता के साथ राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो लोग रामलला की मूर्ति को राम जन्मभूमि से हटाने के लिए आदेश जारी करते थे, और जिन लोगों ने राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया था, आज उसी अयोध्या में जब लाखों लाख दीप प्रज्वलित होकर के प्रकाशमान होते हैं, एक नई आभा बिखेरते हैं, तो अयोध्या दुनिया की सबसे सुंदरतम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में अपनी आभा को दुनिया में वैश्विक पटल पर बिखेरती हुई दिखाई देती है। मुझे नहीं लगता कि, जब वही बात होती है, जब आप स्ट्रगल नहीं करते हो किसी चीज़ के लिए तो आपको उसका महत्व नहीं पता होता है। और पॉलिटिक्स में ये और भी अच्छे तरीके से ये अप्लाई होता है कि अनलेस यू हैव फॉट फॉर इट, या भारत के संदर्भ में आप देख लो कि स्वतंत्रता यदि आपको वही साइन करके समझौते में मिल जाए तो आप अपनी स्वतंत्रता का सम्मान नहीं कर पाते। आप उन्हीं चीज़ों को ढोते हैं जो कॉलोनियल मास्टर्स जो है जिन्होंने आपके ऊपर थोपा था, और आज भी हम 75 वर्षों के बाद भी उससे उबर नहीं पाए। वहीं जहाँ पे सिविल वॉर्स हुए, हर व्यक्ति जो है उसमें लड़ रहा है, भाग ले रहा है, उसको पता है कि ये इंडिपेंडेंस कहाँ से आया है। उनके यहाँ आप एक अलग तरह का डिसिप्लिन देखते हो,
उनके यहाँ जो मास्टर्स, कॉलोनियल मास्टर्स थे, उनको लेके हेट आपको एक अलग स्तर का दिखेगा। यदि आप अपने कॉलोनियल मास्टर्स के प्रति घृणा का भाव नहीं रख सकते हो तो आप लीजे व्यक्ति हो, आप घटिया नीच अधम श्रेणी के व्यक्ति हो। जिसने आपके ऊपर शासन किया, जिसने आपके पूर्वजों को मारा, काटा, जनेऊ तुड़वाए, मत परिवर्तन करवाया, और आप अभी भी उसको हेट नहीं कर पा रहे हो, वो हेट आपके डीएनए में होनी चाहिए। यू ऑट टू हेट देम। मैं उनकी संततियों की बात नहीं कर रहा। अगर हाँ वो ये बोले कि हमने तुम पे 200 साल और 800 साल किया, देन हेट देम एज वेल। परंतु जिन्होंने आपके देश के साथ इतना किया एंड यू आर अनेबल टू हेट देम, देन देयर इज सम प्रॉब्लम। तुम दासत्व के लिए बने थे, तुम साले गुलाम ही फिर सही हो। तो आत्मसम्मान नाम की कोई तुम में चीज नहीं है। उसी तरह जब हम राम मंदिर की बात करते हैं, राम मंदिर केवल यार एक रैंडम बड़ा सा भव्य सा मंदिर नहीं है, वो एक फिजिकल एंटिटी नहीं है जिसे लगता है कि नहीं अरे राम मंदिर बढ़िया फोटो खिंचा, सेल्फी। दैट इज नॉट द पॉइंट। हम केस जीत गए और हम छोटा भी मंदिर बनाते तो भी उसका महत्व उतना ही होता। बात है कि 4 डंडों पे, टेढ़े डंडों पे घटिया रंग उड़ा हुआ चादर उसके ऊपर छत था, वहां रामलला की मूर्ति थी। इससे मतलब नहीं है कि वो मूर्ति कहां से आई, किसी ने रख दी, नहीं। मूर्ति रख दी, हम उसे रामलला मानते हैं, हिंदू समाज उसे रामलला मानता है। और रामलला आप दिवाली में 5-10 रुपया में जो चाइनीज मूर्ति भी लाते हैं खरीद करके, आप उसको फेंक देते हैं क्या? नहीं फेंकते ना। उसको सम्मान के साथ हम अपने मंदिर में स्थान देते हैं, पूजा घर में रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो सीमेंट और वो एल्युमिनियम वायर के स्ट्रक्चर पे प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई हुई मूर्ति नहीं है। वो हमारे लिए लक्ष्मी जी हैं, हमारे लिए गणेश जी हैं। उसी तरह इट डजंट मैटर कि वो मूर्तियां प्रकट हुई या कोई रख गया। मैटर ये करता है कि क्या अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है? बिल्कुल है। क्या खनन में मंदिर के अवशेष मिले? बिल्कुल मिले। मुसलमान के मोहम्मद पद्मश्री वो वहां पे उपस्थित थे, उन्होंने देखा वराह की मूर्तियां, कमल के चिन्ह, शिलालेख, सब कुछ वहां पे था। तो इस कारण से हम मूर्ति कोई भी हो, वो मूर्ति क्या स्थापित हो गई? नहीं हुई ना, दूसरी मूर्ति रखी गई। तो ये मैटर नहीं करता है कि राम मंदिर था नहीं था, और उसकी फिजिकलिटी मैटर नहीं करती है, वो भाव अधिक महत्वपूर्ण है। और फिर वहां तक पहुंचने की जो यात्रा है, जिसमें वाजपेयी हैं, आडवाणी हैं, प्रवीण तोगड़िया है, अशोक सिंघल है, नरेंद्र मोदी हैं, इस तरह के लोग जो महानुभाव रहे हैं इस पूरे आंदोलन के, साध्वी ऋतंभरा हैं, उमा भारती जी हैं, इस तरह के लोग जो विभूतियां, जिन्होंने जीवन की परवाह नहीं की, और गोलियां चली कि नहीं, चलवाई या नहीं, इसी के अखिलेश के पिता ने चलवाई थी। उस भाव को आप कैसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो? इस कारण से हिंदू भले वहां तक, मैं जैसे कि बन ही रहा था तभी गया था, परंतु वो जो भाव है कि यार इसको सपा वाले कहाँ रखते थे, हमें किस तरह से डील करते थे सपा वाले, वो सरकारें कैसे करती थी, अब एक नई सरकार ये कैसे करती, उसमें आप नक्शिक परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन आपको एकदम 180 डिग्री आपको मिलेगा। वो बर्ताव, वो व्यवहार जो बदल चुका है सरकार का कल्चर को लेकर के।
पहले यही सनातन, यही हिंदुत्व था कि भाई गोली मार दो, डिमीन करो, डिमोरलाइज कर लो। और आज वही है कि आज सीना ठोक करके बोलते हैं कि हाँ हम हिंदू हैं और हिंदुओं का नहीं मनाया जाएगा तो किसका मनाया जाएगा। हम यहाँ महाकुंभ करेंगे, भव्य तरीके से करेंगे, इतने करोड़ लोग आएंगे। ये बदलाव है, ये शक्ति है आपके हमारे एक मत की। अंग्रेजों ने इतने वर्षों तक शासन किया, ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ हम लड़े थे, हमारे पूर्वज लड़े थे। फ्रांस के उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारे पूर्वज लड़े थे, लेकिन राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, महाराणा प्रताप को, महाराज सांगा को हम इसी बात के लिए स्मरण करते हैं। इसी बात को लेकर के हम उनको राष्ट्र नायक के रूप में सम्मान देते हैं। लेकिन ये राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। बिल्कुल, और चर्चा होनी चाहिए क्योंकि इस्लाम को हमेशा हमें बताया गया जैसे वह सारे आर्किटेक्चर, रूल और ये बढ़िया दिया वो बढ़िया, मतलब फुल रंडीबाजी चल रही थी। हीरा मंडी, वेश्यालयों की श्रृंखला, वही चल रहा था, वो कल्चर था। और उसको पैकेज करके कि मुगल आर्किटेक्चर, काहे का मुगल आर्किटेक्चर, कहाँ से लेके आए आर्किटेक्चर। साला एक गुंबद तो बना नहीं पाए तुम परफेक्टली हेमिस्फेरिकल शेप में, काहे का तुम्हारा आर्किटेक्चर यार। लौंडाबाजी, बच्चाबाजी, बकरीबाजी, ये हॉलमार्क हैं मुगलों के, और उसके नाम पे। और बिल्कुल इस्लाम पूरी तरह से पॉलिटिकल ही है, आज भी है, कल भी था, उससे पहले भी था। जो ही आप अपनी सीमाओं से बाहर दूसरों को जीतने के लिए पांव रखते हैं, इट इज पॉलिटिकल। क्रिश्चियनिटी भी पॉलिटिकल है, उसका नाम एक कॉलोनियलिज्म करके जो हटा दिया गया, ठीक है चलो, परंतु इस्लाम विस्तारवादी साम्राज्यवादी प्रक्रिया ही है। इट इज नॉट ए रिलीजन, ये पॉलिटिकल टूल है। रिलीजन एक फसाड है उसका और कुछ भी नहीं है, एंड इट मस्ट बी कॉल्ड आउट।